आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए हम पढ़ते हैं और इसमें क्या करना है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है। क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया है, इसमें लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, उसको हल नहीं करना है और आंसर जो है वो फाइंड नहीं करना है। यहाँ पर जितनी भी स्थितियां हैं, मुझे लगता है यहाँ पर 4 स्थिति आपको दिया हुआ है। इन चारों में हर एक स्थिति को हम पढ़ेंगे, कंडीशन को पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और जो भी द्विघात समीकरण बनेगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक आयताकार भूखंड बना हुआ है। आयताकार भूखंड का मतलब है भूखंड। इस भूखंड शब्द का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो भूखंड शब्द को मैं आपको दिखा देता हूं। भूखंड, अगर ये इस प्रकार से भूखंड लिखा हुआ है तो भू का मतलब होता है भूमि। भू का मतलब क्या होता है? भूमि। और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो इसका भूखंड का अर्थ हो गया भूमि का टुकड़ा। तो आप कोई भी एक आयताकार भूमि का टुकड़ा ले लीजिए। तो यहाँ पर जब मैं एक आयताकार भूमि का टुकड़ा लूंगा तो इस प्रकार से होगा। आप इसको ध्यान से समझिए। ये एक आयताकार आपको देखने में लगेगा, आयताकार है और यही है आपका भूखंड यानी कि भूमि का टुकड़ा। तो ये जो आयताकार भूखंड है इसका हमें जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। तो इसमें हमें दिया है कि जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। और फिर बाद में वो कह रहा है कि हम इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं, इसके लिए आप द्विघात समीकरण बना के दे दीजिए। तो हम इसको द्विघात समीकरण में बदलते हैं। तो भूखंड की जो आयताकार भूखंड है उसका ये तो होता है लंबाई, तो आप इसको लंबाई लिखेंगे कि ये लंबाई है। ये होता है चौड़ाई, तो आप यहाँ चौड़ाई लिखेंगे क्योंकि ये चौड़ाई है। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, फिर से ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो हमें ना तो इसकी लंबाई पता है ना ही चौड़ाई पता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना, चाहे आप आयताकार भूखंड लिखिए या केवल भूखंड लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना भूखंड की जो लंबाई है वो हमें पता नहीं है और चौड़ाई जो है
यहाँ पर लिखना चाहिए था भूखंड की चौड़ाई, मैंने केवल चौड़ाई लिख दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा भूखंड की चौड़ाई, या मैं एक काम करता हूँ नीचे लिख देता हूँ। भूखंड की चौड़ाई बराबर। ठीक है, तो अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो हमें समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। किससे? जो लंबाई है यानी कि ये लंबाई, ये इस चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो क्योंकि ये लंबाई इस चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो अगर ये x मीटर हो जाए, अगर ये x मीटर हम मान लें कि ये x मीटर है, तो अब लंबाई आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आप इसका दोगुना भी कर देंगे तो वो 2x बन जाएगा। तो दोगुने से एक अधिक भी करना है तो +1। तो ये जो आपका आया है ये लंबाई आया है और ये चौड़ाई आया है। तो अब आपके पास भूखंड की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। थोड़ा सा आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें जो कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर चौड़ाई x होगा तो इसका दोगुना करेंगे तो 2x होगा और उसमें आप एक जोड़ देंगे तो लंबाई निकल जाएगी 2x + 1 और चौड़ाई निकल जाएगी x। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब आप क्या लिखेंगे? आपको क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया है, तो आप क्षेत्रफल लिखिए। तो आप जानते हैं कि जो भूखंड है, भूखंड का क्षेत्रफल, अगर आप चाहें तो मैं आपको क्षेत्रफल का अर्थ बता सकता हूँ। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो चारों तरफ की लाइन यानी कि बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस है, जो भी जगह घिरी हुई है, इस बाउंड्री ने चारों तरफ से जो भी जगह घिरी हुई है, इस घेरे हुई जगह को ही क्या बोला जाएगा? क्षेत्रफल बोला जाएगा। इस घेरे हुए जगह को मैं आपको छायांकित करके दिखा रहा हूँ। ये वो क्षेत्रफल है जो हमें दिया हुआ है 528 मीटर। यही वो क्षेत्र है जिसका हमें मेजर दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी क्षेत्रफल को निकालेंगे हम। तो क्योंकि ये आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो लंबाई की जगह पर आप लिखेंगे 2x + 1 और गुणा चौड़ाई की जगह x और क्षेत्रफल की जगह पर 528। तो ये रहा 528 बराबर x गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए तो x की 2x में करेंगे तो 2x², x की 1 में करेंगे x। ठीक है, अब 528 को उधर ले जाइए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0। तो ये 2x² प्लस का x और ये माइनस में 528। तो अगर आप इसको सीधा करके लिख देंगे तो आप लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो अब जो आपके सामने है यही है वो द्विघात समीकरण जो इस कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट को संतुष्ट करेगा, जिस द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो यही समीकरण है जो आपने यहाँ पर ज्ञात किया है। ठीक है, तो आप केवल इतना ही हल करेंगे, इसके आगे आप इसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो द्विघात समीकरण है जो आपको ज्ञात करना था, जो इस फर्स्ट पॉइंट की कंडीशन को संतुष्ट करेगा और इसी द्विघात समीकरण को हमें ज्ञात करना था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट में हमें कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पॉइंट को। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ समझाऊंगा, आप मेरी बात को समझिए। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो उसने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखा है, इस शब्द को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस पॉइंट को हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वो जो क्रमागत की बात कर रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ जो शब्द लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले तो धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? जो संख्याएं जीरो के बाद शुरू होती हैं, जो प्लस में होती हैं, वो सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा शुरू होती है 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से चलती हैं। ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्रमागत देखना है कि क्रमागत का मतलब क्या है, और केवल दो ही धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो इस क्रमागत को समझना पड़ेगा आपको कि इस क्रमागत का अर्थ क्या है। तो जब आप क्रमागत का अर्थ समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो क्रमागत के ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा दूंगा क्रमागत का मतलब, आप समझ लीजिए। देखिए ये जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब ऐसे ही चलती हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये 1 है तो ये आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, ये 2 है तो 1 में 1 प्लस करिए 2 मिलेगा। 3 है, ये 3 में आप 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 में 1 प्लस करेंगे 4 मिलेगा। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 मिलेगा। 5 में 1 प्लस करेंगे 6 मिलेगा। 6 में 1 प्लस करेंगे 7 मिलेगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न चलता है। क्या चलता है? पैटर्न। ध्यान से देखिए, पिछली संख्या में एक जोड़ने पर हमें वो अगली संख्या मिल रही है। देखिए, जब हमने एक में एक जोड़ा तो 2 मिला, 2 में एक जोड़ा 3 मिला, 3 में एक जोड़ा 4 मिला। तो आप एक पर्टिकुलर नंबर 1 को प्लस कर रहे हैं और हर बार आपको उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो मिल रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। और वो भी आप किस में जोड़ रहे हैं? पहले आपने 1 में जोड़ा, फिर 2 में जोड़ा, फिर 3 में जोड़ा, फिर 4 में जोड़ा, फिर 5 में जोड़ा, फिर 6 में जोड़ा। तो जब आप इन सभी में 1 1 1 1 1 प्लस करते जा रहे हैं तो आपका नंबर मिलता जा रहा है। मतलब कि हर अगला नंबर पिछले नंबर से, हर अगला नंबर पिछले नंबर में एक जोड़ने पर आपको मिल रहा है। फिर अगला नंबर में अगर आपको ज्ञात करना है तो पिछले नंबर में आप 1 जोड़ देंगे। फिर आपको अगला नंबर ज्ञात करना है, फिर पिछले नंबर में 1 जोड़ दीजिए। तो ये एक पैटर्न चलता है। क्या चलता है? पैटर्न। तो ये पैटर्न अगर हम थोड़ा सा, मान लीजिए हमें फर्स्ट नंबर नहीं पता है, यानी कि 1 नहीं पता है, तो आप क्या मानेंगे? x मानेंगे। अगली नंबर क्या होगा? x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6,
x+7, x+8, ये इस प्रकार से चलता रहता है। यही क्रम मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो धनात्मक पूर्णांकों का क्रम चलता है वो चलता है इस प्रकार से। पहला x होता है, दूसरा x+1 होता है, तीसरा x+2 होता है, फिर x+3 होता है, फिर x+4 होता है, फिर x+5 होता है, x+6 होता है। तो ये क्रम चलता है जो आपको यहाँ पर अच्छे से समझना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें तो बस दो ही क्रमांक धनात्मक पूर्णांक लेना है तो हम शुरू के दो ले लेंगे। पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+1। 3 कहता तो हम x+1, x+2 लेते। 4 कहता तो x+1, x+2, x+3 इन तीनों को लेते या चारों को लेते। जितना कहा जाएगा उतना ही हमें लेना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्रमागत जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो क्रमागत होते हैं वो इसी प्रकार से चलता है। तो अब क्योंकि हमें दो लेना है तो पहला क्या है, x है, दूसरा है x+1। ठीक है, तो इसी को मान के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो जब आप इसको हल करेंगे सेकंड पॉइंट को, तो आप लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या हो जाएगा, x है। ठीक है, अब आप दूसरा लिखिए, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर आ जाएगा x+1, क्योंकि दो ही तो लेना है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला x है, दूसरा x+1 है। जब इसको आप प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो हमारे पास हैं, इन दोनों का गुणनफल करना है, यानी कि x और x+1 का क्या होगा, गुणनफल। यानी कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है 306। तो x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, मिलेगा x², x की एक में करेंगे x बराबर 306। तो ये रहा x² प्लस x, 306 माइनस में आएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो यही वो समीकरण है जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना था और इसको फाइंड करना था। यही वो द्विघात समीकरण है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा, इस स्थिति को संतुष्ट करेगा। और अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको वो दोनों ही पूर्णांक मिल जाएंगे, क्योंकि इसको हल करने से आपको x का मान मिलेगा। x का मान आप यहाँ रखेंगे तो पहला पूर्णांक, यहाँ रखेंगे तो दूसरा पूर्णांक, यानी कि दोनों मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें केवल द्विघात समीकरण बनाना है, तो इसको आप हल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने के जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, वो हमें आगे पढ़ना है। यानी कि 4.2 में आप द्विघात समीकरण को हल करने के जो पहली विधि है वो है गुणनखंड विधि, उसको सीखेंगे। फिर आप 4.3 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखेंगे। पूर्ण वर्ग बना के भी आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि के बारे में सीखेंगे। फिर द्विघाती सूत्र होता है, उसको भी सीखेंगे। तो इसकी जो मेथड्स हैं द्विघात समीकरण को हल करने के, वो आप अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी हम केवल द्विघात समीकरण को बनाने तक ही सीमित हैं, और आप केवल अपना फोकस करिए कि किसी भी द्विघात समीकरण को आप कैसे उसको बनाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपके सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जिसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है उसको x मान लेते हैं। क्वेश्चन में तो कहा गया है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो अगर हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो रोहन की वर्तमान आयु को क्या माना जाएगा? x माना जाएगा, क्योंकि जिसका ज्ञात करना होता है उसी की आयु को हम x मानते हैं। तो रोहन की वर्तमान आयु तो हम x मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें दो चीजों को साथ में लेकर चलना है। एक तो रोहन की वर्तमान आयु, फिर साथ में उसकी माँ की भी वर्तमान आयु यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों को ही दिमाग में रखना है। तो फिलहाल क्वेश्चन में तो केवल कहा गया है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप x मानिए, यानी कि आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके ये समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि माना रोहन की वर्तमान आयु का मतलब होता है परसेंटेज, यानी कि जो इस समय उसकी आयु है वो हम मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? x वर्ष मान रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि और उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है हमें उसको भी लेकर चलना है। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब सिंपल लॉजिक भी आप लगा सकते हैं कि माँ तो हमेशा बेटे से बड़ी होगी, यानी कि रोहन से बड़ी होगी ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो उसकी माँ की आयु है वो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन x वर्ष का है तो x में 26 जोड़ दीजिए। ऐसा करने से उसकी माँ की वर्तमान आयु हमें मिल जाएगी, यानी कि x वर्ष तो रोहन की आयु है और x प्लस 26 वर्ष उसकी माँ की आयु है, क्योंकि माँ तो बड़ी है ना रोहन से 26 वर्ष। आप नॉर्मली अंदाजा लगा भी सकते हैं कि अगर कोई मान लो जैसे कि मैं हूँ 5 साल का और मेरा बड़ा भाई मुझसे 6 साल बड़ा है, तो अगर मैं 5 साल का हूँ तो वो 11 साल का होगा। तो आपने कैसे निकाला? आपने 5 में 6 साल और जोड़ दिए, क्योंकि वो मुझसे 6 साल बड़ा है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है और आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो कहा गया है कि उनकी जो आयु का गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, लेकिन 3 वर्ष कितना कहा गया था? 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष बाद तो इनकी आयु कुछ और बन जाएगी। जैसे कि अगर आज मैं 5 साल का हूँ, या सॉरी मतलब ये तो मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए कि 20 साल का हूँ तो 3 साल बाद कितना हो जाऊंगा? 23 साल का हो जाऊंगा। तो क्या, चलिए हम इसके एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आज रोहन 20 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 साल का। तो उसकी माँ कितनी होगी? उसकी माँ की भी तो आयु 3 साल बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसको भी समझना है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं 3 वर्ष पश्चात क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद लिखिए या 3 वर्ष पश्चात लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 वर्ष पश्चात भी लिख सकते हैं, 3 वर्ष बाद भी लिख सकते हैं। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु, अभी तो इसकी आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद तो हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा वो, ठीक है। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ अभी है x प्लस 26 साल की है, अभी तो इतने साल की है, 3 वर्ष और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29, इतने वर्ष का हो जाएगी उसकी माँ की आयु।
तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x+3 हो जाएगी और माँ की आयु x+29 वर्ष हो जाएगी। चीजों को समझिए, आसान बहुत है, बस अंडरस्टैंडिंग करिए कि हाँ ये चीजें सचमुच में ऐसा हो रही हैं। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके अर्थ को समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो आपको बातें समझ में आएंगी कि चीजें कैसे और किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद तो रोहन की आयु x+3 है और माँ की आयु x+29 है। तो इसी में कहा गया था कि उनकी जो आयु का गुणनफल है वो 3 वर्ष बाद हो जाएगी 360। तो अब आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी है? x+3 है। और माँ की कितनी है? x+29 है। तो 3 वर्ष बाद की आयु है रोहन की और उसकी माँ की वर्तमान आयु। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है वो 360 है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो गुणनफल लिया हमने, पहले 3 वर्ष बाद ये रोहन की आयु और ये उसकी माँ की आयु और उनका गुणनफल बराबर 360। अब आप इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका है कि x की गुणा पूरे ब्रैकेट में, फिर 3 की गुणा पूरे ब्रैकेट में। तो चलिए करते हैं। तो x की गुणा पहले हम x+29 में करेंगे, यानी कि पूरे ब्रैकेट में करेंगे, और फिर जो +3 है ये +3 है, इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट में किया जाएगा। तो बराबर आएगा 360 के। x की गुणा करते हैं तो x की x में करेंगे तो x² प्लस x की 29 में करेंगे 29x प्लस 3 की x में करेंगे 3x प्लस 29 तियां 29 की गुणा 3 में करते हैं तो 3 नीम हो जाएगा 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 29x और 3x दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 29x और 3x कितना हो जाएगा? 30 और 2 32x हो जाएगा। तो ये 32x हो गया, प्लस में 87, 360 प्लस में है तो माइनस में ले जाइए 360 को, और बराबर यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो आप 0 लिखेंगे। अब क्या बनेगा? x² प्लस ये आपका 32x, अब इसमें घटाइए, माइनस का ज्यादा है तो 360 में से आप 360 में से 87 को घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचेगा 5, 15। दस में से 7 घटा देंगे 3 आ गया और यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 घटाएंगे 8 7 15 और यहाँ बचेगा 2, यानी कि 273 कितना मिलेगा? 273 मिलेगा बराबर 0। तो यही वो द्विघात समीकरण है जो हमें यहाँ पर फाइंड करना था, सॉल्व करना था, जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा थर्ड पॉइंट को। ठीक है, थर्ड पॉइंट के लिए जो द्विघात समीकरण है वो आपका यही है और यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आंसर ये वाला है और यहाँ पर आंसर ये वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिख के दिखाया है, आंसर भी आप लिख दीजिएगा कि इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो द्विघात समीकरण को बनाने के ऊपर फोकस कीजिए, चीजें बहुत आसान हैं और आप इसको आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पॉइंट है ये, फोर्थ पॉइंट के बाद ये 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल
8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ये हमारा है 4th पॉइंट, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस एक फॉर्मूले की जरूरत है पहले मैं वो समझा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन चाल, समय और दूरी का है, तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। ये फॉर्मूला होता है, मैं पहले भी इसका प्रयोग कर चुका हूँ। अब आप इसके नीचे एक लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूरी की गुणा एक में करेंगे तो यह आएगा दूरी बराबर चाल की गुणा समय में करिए तो चाल गुणा समय। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले से समय ज्ञात करना चाहेंगे, समय, तो समय ज्ञात करेंगे तो चाल बटे में चला जाएगा, यानी कि दूरी बटे में चाल। तो समय का फॉर्मूला हो गया दूरी बटे चाल। इस पे भी फोकस कीजिएगा। कैसे निकाला मैंने समय? चाल जो है दूरी के बटे में चला गया, क्योंकि गुणा में है तो बटे में ही जाएगा, ये नियम है। तो हमारे पास फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले का प्रयोग मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करूंगा, इसलिए आप इसको दिमाग में रखिए। बाकी मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। हमें प्रयोग करना है फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे में चाल। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल तो हमें पता नहीं है, तो क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे, ताकि हमारा जो द्विघात समीकरण है वो यक्स चर में हम बना लेंगे। जिस भी चर में आपको समीकरण चाहिए वही आप मान लीजिए। यक्स में चाहिए तो यक्स माने, समीकरण वाई में चाहिए तो वाई मानेंगे। तो आप लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर आ जाएगा कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये है रेलगाड़ी की चाल। क्या है ये? रेलगाड़ी की चाल। अब हमारे पास रेलगाड़ी की चाल है। दूरी आपको पता है कितनी है? दूरी है केवल 480 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो आप मुझे बताइए कि 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप बताइए मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चाल उसकी समान है, ठीक है, तो चाल उसकी समान है तो उसने 480 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा होगा? तो अब आप इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि और रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी है? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय निकालें। तो क्वेश्चन में हमें दूरी तो दिया हुआ है 480 बटे में, क्योंकि समय निकाल रहे हैं तो दूरी लिख दिया, बटे में चाल लिखिए। चाल हमारे पास है कितना? यक्स। इतना घंटे लगेगा 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी जो चाल है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को, सिंपल आप जानते हैं कि अगर चाल को कम कर दिया जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा ही। तो क्वेश्चन में तो कह रहा है कि चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो चाल तो कम कर दिया गया है। तो आप लिखेंगे
कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब रेलगाड़ी द्वारा, क्योंकि अब हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि अगर उसकी चाल कम हो जाएगी तब उसको कितना समय लगेगा। उसने तो क्वेश्चन में तो बोल दिया है कि 3 घंटा अधिक लेती है, तो 3 घंटा अधिक लेती है तो हमारा कंप्लीट टाइम थोड़ी ना है, ये अधूरा टाइम है। तो जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब रेलगाड़ी द्वारा, क्योंकि दूरी वही है, क्वेश्चन में कहा गया है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो दूरी वही रहेगी। तो जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। तो अब आप इसको लिखिए, फिर से आप समय ज्ञात कर रहे हैं। समय है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो वही रहेगी 480, लेकिन बटे में जो चाल आप लिखेंगे, चाल आप कैसे लिखेंगे? चाल तो पहले x थी, लेकिन चाल तो उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है ना, तो आप चाल लिखेंगे x माइनस 8। चाल उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है, पहले चाल उसकी x थी तो 8 कम कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा इतने घंटे जो है उसको लगेगा। यानी कि जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तब रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। यानी कि दूरी तो वही है 480, लेकिन जो चाल है वो कम किया गया है। चाल x थी 8, उसमें से और कम कर देंगे, यानी कि -8 कर देंगे, तो इतना घंटा लगेगा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। तो अब आपके समझ में ये पॉइंट अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार हल करेंगे, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा वो द्विघात समीकरण जो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो अब आप इसको प्रश्नानुसार हल करिए। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, पहले उसकी चाल x थी, बाद में उसकी चाल x माइनस 8 हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर समझिएगा, पहले उसकी 480 बटे में x माइनस 8, क्योंकि ये कम किया गया है, ठीक है, बराबर है, दूरी वही है 480, लेकिन बटे में क्या आएगा, x आएगा। मैंने आप पहले तो आप ध्यान दीजिए, मैंने इन दोनों को बराबर क्यों किया है। पहले तो मैं ये समझाऊंगा कि मैंने दोनों को बराबर क्यों किया है। क्योंकि दूरी तो वही है 480, ठीक है। और फिर समझिए कि 480 किलोमीटर की दूरी तय की गई है जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, और फिर से 480 किलोमीटर की दूरी तय की गई जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, क्वेश्चन में कहा गया है इस चीज को कि अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, यानी कि कम होने वाली कंडीशन क्या है, ये इसी में ही तो कम हुआ है, 40 में कम हो गया है, तो 3 घंटा अधिक लग रहा है। 3 घंटा अधिक लगने का मतलब क्या है,
आप करेंगे +3। क्यों करेंगे बताइए? आप +3 क्यों करेंगे? आप +3 इसलिए करेंगे क्योंकि 3 घंटा अधिक लग रहा है। इसके ऊपर पूरा फोकस करिए। जब चाल उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो जब 3 घंटा अधिक लगेगा तो आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है अगर उसकी चाल कम कर दी जाए। तो इसको तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी है उसकी चाल आप कम कर देंगे तो जहां भी जाना है वहां आप देरी से पहुंचेंगे, क्योंकि चाल कम करने से वो गाड़ी धीरे धीरे चलेगी तो समय अधिक लगेगा। तो क्योंकि चाल कम किया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो आपने +3 कर दिया। तो अब शायद आपके समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, सॉल्व करें इसको, क्योंकि यही वो चीज थी जो आपको यहाँ पर समझना था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो ये रहा आपका 480 बटे में x-8। ये जो 480 बटे में x है ये प्लस में है तो इसको उठा के इधर लाइए तो माइनस में आ जाएगा 480 बटे में x। और ये जो प्लस का 3 है इसको आप इधर लेके चले जाइए तो ये माइनस में 3 चला जाएगा। प्लस का 3 माइनस में क्यों गया? प्लस का 3 माइनस में इसलिए गया क्योंकि यहाँ प्लस में था तो माइनस में गया, और ये चीज यहाँ प्लस में थी तो माइनस में आ गई। ध्यान से चीजों को समझिए। अब यहाँ पर इसको आप हल करने के लिए एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम में क्या मिलेगा? एक तो ये x मिलेगा, दूसरा x-8 आपको एलसीएम में मिल जाएगा। अगर आप एलसीएम लेके भी देखना चाहें तो आप लेके देख सकते हैं। आपको क्या मिलेगा एलसीएम में? ये वाला x मिलेगा और ये x-8 मिलेगा। अब आप इस पूरे को इससे भाग करिए। तो जब आप इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो x-8 से x-8 कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा। x की गुणा आप 480 में करिए तो ये मिलेगा 480 x, फिर माइनस का निशान। ठीक है, जब आप इस पूरे को इस x से भाग करेंगे तो x से x कटेगा। अब आपको मिलेगा x-8, इसकी गुणा आप 480 में करेंगे तो जब आप 480 की गुणा करेंगे किसमें? x-8 में, तो वो ऐसे बनेगा और बराबर कितना रहेगा? -3। तो ये 480x माइनस और ये प्लस यानी कि माइनस 480 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 480x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 480 की गुणा हमें 8 में करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ 480 की गुणा 8 में कर देते हैं। तो 480 की गुणा 8 में कर लेते हैं और देखते हैं कितना मिलेगा। 480 की गुणा करना है और वो भी 8 में करना है। ठीक है, तो 8 की 0 में करेंगे 0, 8 के 8 में करेंगे 64 कि 4 हासिल 6 मिलेगा। 8 चौक 32 और 6 38 यानी कि 3840 मिलेगा। तो ये मिलेगा हमें 3840 x और एक मिनट, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो 480 की गुणा x 8 में कर रहे हैं तो 8 में भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, यानी कि ये x नहीं लिखा जाएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। बटे में आते हैं। अब ये x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो x की x में करेंगे तो x² माइनस x की 8 में करेंगे 8x और बराबर रहेगा -3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे एक लगा के, या फिर 480x और ये प्लस में माइनस में, पहले तो इन दोनों को काट देते हैं। अब इसको एक बार लिख लेते हैं कि 3840 ऊपर बचा है, नीचे बचा है x² माइनस का 8x और बराबर मिला है -3। बटे में एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो इधर मिलेगा, तो हमें मिलेगा 3840, एक में करेंगे तो यही मिलेगा। और इधर ये जो -3 है इसकी गुणा होगी x² माइनस का
8x में होगा गुणा, तो माइनस प्लस यानी कि माइनस का 3x² ये हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 अठे 24x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 8 3 24x बराबर 3840। अब क्या करेंगे, यहाँ रखते हैं हम 0 और इन सबको उठा के उधर लेके जाते हैं, तो 3x² तो प्लस में चला जाएगा और प्लस का 24 माइनस में चला जाएगा, और 3840 यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी है 3840। तो ये हमारा समीकरण आ गया है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो इसको आप पहले 3 से पूरे को भाग कर लीजिए। क्या करना है, 3 से भाग करना है। तो जब आप इसको 3 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 बराबर, इसको जब 3 से भाग करेंगे तो ये मिलेगा x² माइनस, इसको जब 3 से भाग करेंगे तो 3 अठे 24 और फिर प्लस, इसको जब 3 से भाग करेंगे तो ये 3840 जब 3 से कट जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1200। इसको मैं कर ही देता हूँ, 3 एकम 3 हो जाएगा और फिर 3 दूनी 6 और फिर 2 बचेगा, 3 अठे 24 यानी कि 1280 ये आपको मिलेगा। तो ये हमारा वो समीकरण आया है जो यहाँ पर हमें फाइंड करना था और इसको हल करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर है, आंसर में यहाँ पर ये जो आंसर आया हुआ है प्लस का 1280, यहाँ पर माइनस का निशान आ रहा है, मतलब जो आंसर दिया हुआ है वहाँ पर ये माइनस के निशान में आना चाहिए। मतलब नंबर्स तो सब कुछ यही है, बस यहाँ पर माइनस का निशान आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, तभी ये माइनस में बनेगा। तो इसको माइनस में बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप इसको समझेंगे तो ये 480 बटे में x, ठीक है, और बराबर फिर 480 बटे में x माइनस 8, मतलब कि है वही चीज। अगर आप ध्यान से देखें ये वही चीज है, बस मैंने यहाँ पर तो पहले 480 बटे में x माइनस 8 लिखा था, अब मैं ये वाला पहले लिख रहा हूँ और ये वाला बाद में लिख रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए वही चीज किया है ना मैंने, बिल्कुल वही किया है, बराबर किया है मैंने फिर से। और क्योंकि इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई थी तो 3 घंटे अधिक लग रहा था, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। तो वही चीज मैंने फिर से किया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ऐसे करेंगे, 480 बटे में x, ये जो प्लस में था इसको आप माइनस में लेके आइए, तो 480 बटे में x माइनस 8 बराबर 3, यानी कि जो 3 यहाँ पर माइनस में आ रहा था अब वो 3 किस में आ रहा है, अब वो 3 यहाँ पर प्लस में आ रहा है। और ऐसा कैसे हुआ, इसको जब आपने इसको जो है इस प्रकार से लिखा है तब ये ऐसा हो पाया है। चिन्हों का फर्क इसी प्रकार से आता है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करना है, घटना है, यानी कि ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 480 बटे में x माइनस 8 और फिर माइनस 480 बटे में x बराबर 3। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों आपस में घटना है, माइनस का निशान है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपको मिलेगा x और x माइनस 8, वही चीज मिलेगा फिर से ये और ये। इसको इससे करेंगे जब भाग तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, x बचेगा, x की उड़ा आप 480 में कर देंगे।
तो तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 480 x, फिर माइनस का निशान। जब इस पूरे को इससे काटेंगे तो x से x कटेगा, तो अब आप 480 की गुणा करेंगे किस में, x माइनस 8 में, तो बराबर आएगा 3 के। अब आप इसको हल करेंगे, 480x माइनस, पहले तो हम माइनस 480 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 480x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 480 की गुणा 8 में कर देंगे तो 3840 और बटे में x की पूरे ब्रैकेट में कर लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3। तो 480 प्लस का x और 480 माइनस कट गया, ऊपर है 3840 और नीचे है x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर है 3 के। अब फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3840 मिलेगा और 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, इसकी पूरे में करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3840। तो 3x स्क्वायर माइनस का 8x, ये वाला इधर माइनस में आ जाएगा 3840, तो बराबर 0। अब आप इस पूरे समीकरण को 3 से भाग कर देंगे, तो जब आप इसको 3 से भाग कर देंगे पूरे समीकरण को, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, जो भी बनेगा आप इसको समझ लीजिएगा। जब आप इस पूरे समीकरण को 3 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर, अच्छा 3 की जब x स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24, यहाँ पर तो 24 आना चाहिए था क्योंकि 3 की 8x में करना था, तो यहाँ पर भी 24 आएगा। 24 आएगा क्योंकि 3 की गुणा जब 8x में करेंगे 24x मिलेगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो जब 3x स्क्वायर को 3 से काटेंगे तो x स्क्वायर माइनस 24x को काटेंगे तो माइनस का 8x और माइनस जब 3840 को 3 से काटेंगे तो 1280 मिलेगा और फिर बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आंसर का फर्क आ गया था सिर्फ चिन्हों का, संख्याएं वही हैं, बस यहाँ माइनस का निशान दिखा रहा था। तो इस माइनस को ठीक करने के लिए आप इसको इस प्रकार की प्रोसेस प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस प्रकार से यूज करेंगे, समझेंगे, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आया है। और ये आंसर चिन्हों का फर्क इसलिए आया है क्योंकि मैंने इन दोनों को पहले ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिखने की वजह से हुआ था, फिर मैंने इसको ठीक किया। ठीक करने से तो आपका जो आंसर है वही आपको यहाँ पर मिल गया है। तो थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, आसान है ये। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर ये 3 की गुणा 8x में करेंगे 24x मिलेगा और इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चिन्हों का भी फर्क आ जाता है कभी कभी प्लस माइनस में, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो क्यों आ रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है और हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था ये 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने चारों पॉइंट यहाँ समझा दिया है। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको मैं पूरा करेक्ट ठीक कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लियर होने में ही अच्छा लगता है जब क्वेश्चन बिल्कुल साफ होता है। x माइनस 8x की गुणा होगी, ठीक है, और बराबर आएगा 3840 के, 3840। तो ये रहा 3x स्क्वायर माइनस का 3 8 24x और ये रहेगा 3840। तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और ये प्लस माइनस में आ जाएगा 3840 और बराबर 0। तो इसको जब पूरे को हम 3 से भाग करेंगे तो इसको भाग करेंगे 3 से, तो ये रहेगा आपका x स्क्वायर, ये रहेगा 8x, ये रहेगा 1280, क्योंकि जब इसको 3 से भाग करेंगे और इसको जब 0 को 3 से भाग करेंगे 0 ही मिलेगा। तो यही आपका समीकरण है जो हमें चाहिए था।
तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझिए कैसे करना है और ध्यान से देखिए, और जब आप इसको समझेंगे तो ये आपकी समझ में आएगा और अभ्यास करेंगे तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एलसीएम बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया था x का और x माइनस 8 का। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो x का एलसीएम लेना है और x माइनस 8 का एलसीएम लेना है। तो पहले मैं x से काटूंगा तो x कट जाएगा, लेकिन x माइनस 8 नहीं कटेगा। फिर जब मैं इसको x माइनस 8 से काटूंगा तो ये दोनों ही कट जाएंगे। तो एलसीएम में जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो जब आप एलसीएम देखेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब x गुणा x माइनस 8, और इसी को हम ऐसे लिख देते हैं x ब्रैकेट में x माइनस 8। तो ऐसे एलसीएम को आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व, अब हम आगे जब बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, तो एक्सरसाइज 4.2 में आपको क्या सीखना है? एक्सरसाइज 4.2 में आपको सीखना है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। ये आपको वहां पर समझना है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि द्विघात समीकरण का आप हल कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड द्वारा। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहा है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, तो गुणनखंड करना तो आपको आता है, क्योंकि हम जो है जब इस जो हमारा चैप्टर था द्विघात, मतलब जो बहुपद वाला चैप्टर था, बहुपद में आपने जब एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया था तो वहां पर हम गुणनखंड भी कर रहे थे। मैंने आपको गुणनखंड करना भी सिखाया था कि किसी भी द्विघात बहुपद को किस प्रकार से फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड किया जाता है। तो अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो आप द्विघात समीकरण का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड करना आना चाहिए, और अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि द्विघात गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल, ये हमें समझना है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यहाँ पर ये चीज समझना है। ठीक है, तो ये तो समझना और भी और बहुत आसान है, बहुत इजी है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से ये प्रोसेस को समझाता हूं, आप विधि के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए, अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं और वो भी गुणनखंड विधि से, तो हमारे पास मान लीजिए कि एग्जाम्पल है और हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 और बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस द्विघात समीकरण को हल करना चाहते हैं वो भी गुणनखंड विधि से, तो हल करने का मतलब है कि आप उस x का मान ज्ञात करेंगे जो इसके अंदर है। x क्या है? चर है। द्विघात समीकरण में चर क्या है? x है। इस चर का मान हमें ज्ञात करना है। अगर हम इस x का मान ज्ञात कर लें तो इसका मतलब हमने द्विघात समीकरण को हल कर दिया है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो आपको मैं जैसा बता रहा हूं उसी प्रकार से आप इसको करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप इसका गुणनखंड करिए जो द्विघात बहुपद यानी कि बराबर 0 है। तो ये तो द्विघात समीकरण ही है वास्तव में, लेकिन आप पहले ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है इसका गुणनखंड करेंगे। किसका? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का आप गुणनखंड करेंगे।
तो गुणनखंड करना हमने पिछले वीडियोस में बहुत सीखा है, यहाँ भी हम उसी तरीके से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, 2 की गुणा लास्ट में 1 में करिए तो आपको 2 मिलेगा, ये रहा 2। तो ये 2x स्क्वायर माइनस ये जो x है इसको लिख रहे हैं और 3 की जगह ये ब्रैकेट रहेगा और प्लस का 1 और बराबर 0। अगर आप 2 का गुणनखंड करें तो 2 गुणा 1 मिलेगा या 1 गुणा 2 मिलेगा, इसके अलावा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, या तो 2 गुणा 1 मिलेगा या 1 गुणा 2 मिलेगा। पहले आपने क्या किया है, इस 2 की गुणा लास्ट में किया है तो 2 मिला, 2 का आपने गुणनखंड निकाल दिया, यानी कि 2 इंटू 1 1 इंटू 2। और यहाँ पर निशान है प्लस का, यानी कि जोड़ा हमें प्लस करना है और आना कितना चाहिए 3, और गुणा करने पर तो 2 हमें मिल ही रहा है। तो 2 और 1 को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 1। क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, क्योंकि जोड़ने पर ये मिलना चाहिए 3 और गुणा करने पर ये जो 2 यहाँ पर आया है ये। तो आप x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए तो ये रहा 2x स्क्वायर माइनस x की पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस का x की 2 में करेंगे 2x माइनस प्लस माइनस x की 1 में करेंगे x और ये प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तब आप यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ आपको 2 कॉमन मिलेगा और x भी कॉमन मिलेगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आपको x मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x मिलेगा। तो ये माइनस में है तो ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस में तब आएगा जब ये माइनस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होकर ये 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, हमने कॉमन लिया है केवल इन दोनों में। तो पहला जो ब्रैकेट बना है वो 2x माइनस का 1 बना है, ये वाला। दूसरा ब्रैकेट बना है x माइनस का 1 बराबर 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही हुआ है। तो पहला ब्रैकेट है ये 2x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 1, ठीक है, तो बराबर 0 के है। अब जब ये दोनों ही ब्रैकेट 0 के बराबर हैं तो आप दोनों को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लीजिए, यानी कि 2x माइनस 1 को भी 0 रखिए और x माइनस 1 को भी 0 रखिए। तो यहाँ से 2x बराबर माइनस 1 प्लस में जाएगा और यहाँ से x का मान 1 आएगा। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ गुणा में बटे में जाएगा, यहाँ पर x का मान 1 मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x के दोनों मान आए हैं यही द्विघात समीकरण के हल हैं। क्या है ये? हल हैं। आप कह सकते हैं कि 1/2 कॉमा 1 ये 1/2 कॉमा ये 1 द्विघात समीकरण का हल है। ठीक है, इसे मूल या शून्यक भी कहते हैं। मतलब ये जो मूल आया है, मतलब जो हल आया है, हल तो ये है x का मान 1/2 फिर x का मान है, ये दोनों ही समीकरण के हल हैं, लेकिन इसे मूल या शून्यक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप मूल भी कह सकते हैं या फिर शून्यक भी कह सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मूल और शून्यक एक ही बात है। जब आपने द्विघात बहुपद को हल किया था तो हम उसको शून्यक बोलते थे। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं तो हम इसको मूल बोलेंगे। वास्तव में मूल और शून्यक एक ही होते हैं। अगर आपको मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो अर्थात शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो मतलब मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दोनों एक ही चीज हैं। ठीक है, सत्यापित अगर आप करना चाहते हैं तो अगर मैं इसको सत्यापित करना चाहता हूं, सत्यापित हम कर सकते हैं। ये जो द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये तो द्विघात समीकरण है।
x का मान आप दोनों में से कोई भी लीजिए, चाहे आप 1 लीजिए चाहे 1/2 लीजिए, दोनों में से किसी एक को लीजिए और x के मान में रख दीजिए, पूरा समीकरण 0 बन जाएगा। चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ x का मान 1 रख के। तो अगर मैं x का मान 1 पर इसको हल करूंगा तो 2 गुणा x का मान 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा x का मान 1 प्लस का 1, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 के 1 में करेंगे 3 और प्लस का 1, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 माइनस 3 और प्लस का 1, तो 2 प्लस का 1 भी प्लस का है, तो 3 माइनस का 3, यानी कि 3 में से 3 घटाइए 0। तो क्योंकि जैसे ही मैंने x का मान 1 रखा है तो पूरा जो द्विघात समीकरण था वो क्या बन गया, 0 बन गया। तो 0 बनने का मतलब ये सत्यापित होता है कि x का मान जो 1 है वो इस द्विघात समीकरण का हल है। इसी प्रकार से अगर आप 1/2 रखेंगे इस x की जगह पर तब भी ये 0 आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो 2 गुणा, पहले x का मान कितना रखना था 1, अब हम रखेंगे 1/2, इस पे देख रहे हैं। तो 2 गुणा x का मान 1/2 और फिर इसका स्क्वायर करना है क्योंकि मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ इसके अंदर, माइनस 3 गुणा x का मान 1/2 और प्लस का 1, तो 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस का 3 गुणा 1/2 प्लस का 1, इसको इससे काट देंगे तो आपको मिलेगा 1/2 माइनस का, इसके नीचे 1 लगाएंगे, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 बटे में 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 और प्लस का 1। ठीक है, अब आप इसके नीचे 1 लगा के सब का एलसीएम ले लीजिए। जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना एलसीएम मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 1 का एलसीएम 2 मिलेगा। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 माइनस का, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 प्लस का, जब इस 2 को 1 से भाग करेंगे 2 मिलेगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2। तो अब आपको क्या मिला, अब आपको यहाँ पर मिला, देखिए ध्यान से, 2 प्लस का और 1 ये प्लस का यानी कि 3 मिला, और माइनस का फिर 3 है इसके अंदर और बटे में 2, तो 3 प्लस का है 3 माइनस का कट गया 0 बटे में 2 यानी कि बराबर 0। तो आपने क्या देखा कि चाहे आप x का मान 1 इस द्विघात समीकरण में रखें या x का मान 1/2 इस द्विघात समीकरण में रखें, दोनों ही कंडीशन में आपको 0 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यही वो x के मान हैं दोनों, यानी कि 1 और 1/2, जो कि समीकरण को 0 बना दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 1 और 1/2 ये दोनों ही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, शून्यक हैं, अर्थात हल हैं। और आप कुछ भी रख के देख लीजिए, 1/2 और 1 के अलावा कुछ भी रख के देख लीजिए, आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा, जो ये दिखाता है कि केवल 1 और 1/2 ही इस द्विघात समीकरण का हल है, मूल है, शून्यक है। तो इस प्रकार से हमारी विधि जो है काम करेगी और हम द्विघात समीकरण को जो हल ज्ञात करेंगे, अर्थात हम इसका मूल या शून्य ज्ञात कर रहे हैं, और इसमें आप केवल द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से अगर आप करते हैं, गुणनखंड द्वारा करते हैं, तो पहले आप 2 ब्रैकेट बनाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाया है, मैंने पिछले वीडियोस में। ये आप अगर 2.2 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो ये गुणनखंड जो करने का मेथड है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, उसको समझ लीजिए। और गुणनखंड अगर आपको आ गया तो आप आसानी से यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद आप उसको बराबर, क्योंकि जो भी ब्रैकेट बनेगा उसको बराबर 0 रखना है और x का मान निकाल लेना है, तो जो भी x का मान आएगा वही उसके हल होंगे। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड विधि हमें करना है, और जो भी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को भी हम इसी विधि से हल करेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज 4.2
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4.2 और इसमें पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो दिया है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर है 0 की। तो एक्स स्क्वायर साथ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 की गुणा आप लास्ट में करिए तो ये रहा आपका 10। ठीक है, 10 की गुणा करिए, 2 गुणा 5, 5 गुणा 2, 1 गुणा 10 या फिर 10 गुणा 1, इस प्रकार से होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 की जगह नहीं रहेगा, एक्स आप लिखेंगे और 3 की जगह ही ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 10 बराबर 0। ब्रैकेट में हम उस पेयर को लिखेंगे इसमें से जिसको, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो घटाने पर मिलना चाहिए कितना 3, तो किसको घटाने पे हमें 3 मिल रहा है। अगर आप इसको घटाएंगे तो नहीं मिलेगा, इसको घटाएंगे नहीं मिलेगा, इसको घटाएंगे नहीं मिलेगा, लेकिन 5 में से 2 घटाइए तो आपको 3 मिल रहा है, यानी कि 5 माइनस 2 आपका सही है। ठीक है, अब इस माइनस एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स की 5 में करेंगे 5x, माइनस माइनस प्लस एक्स की 2 में करेंगे 2x, माइनस का 10 और बराबर 0। यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ आप x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 5, यहाँ आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए, मतलब हमने गुणनखंड सही किया है। तो पहला ब्रैकेट हम लिखते हैं इन दोनों ब्रैकेटों को एक बार, और दूसरा जो ब्रैकेट लिखते हैं वो x और प्लस का 2 से बनाते हैं बराबर 0। तो अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं, x का मान चाहिए, इसको भी बराबर 0 रखिए, इसको भी बराबर 0 रख के x का मान निकाल लीजिए। तो x माइनस 5 को बराबर 0 रखेंगे और x प्लस 2 को भी बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से x का मान 5 आएगा, यहाँ से x का मान माइनस का 2 आएगा। तो ये जो दोनों मान आए हैं ये इस द्विघात समीकरण के हल हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः x का मान -2 और x का मान 5, x का मान -2 और x का मान 5 द्विघात समीकरण कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। क्या है ये, मूल है, मूल अर्थात हल है, शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये फर्स्ट पॉइंट करना है। चीजों को समझिए, अभ्यास करिए, तो ये बहुत ही आसान है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 6 बराबर 0। ये सेकंड पॉइंट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर साथ में 2 है, 2 की गुणा लास्ट में करेंगे तो 2 6 12 मिलेगा। 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 12 के गुणनखंड में 6 गुणा 2 होता है, 2 गुणा 6 होता है, 3 गुणा 4 होता है, 4 गुणा 3 होता है, 12 गुणा 1 होता है, 1 गुणा 12 होता है। मतलब बहुत सारे इसके इस प्रकार से आप गुणनखंड में पेयर में लिख सकते हैं। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो ये रहा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, तो ये रहा x और 1 की जगह पर आप ब्रैकेट बनाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0। तो घटाने पर, पेयर में हमें घटाने पर कितना चाहिए 1, किसको घटाने पर 1 मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 4 में से 3 घटाने पर 1 मिलेगा,
बाकी किसी में भी आपको घटाने पर 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि आप घटा के देख सकते हैं। 4 में से 3 1, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4 माइनस 1 लिखा जाएगा। अब आप आगे क्या करेंगे, ये रहा 2x स्क्वायर प्लस x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो प्लस ये प्लस का यानी कि 4x प्लस माइनस माइनस का 1 x की 1 में करेंगे तो x और माइनस का 6 बराबर 0। अब इसको आप हल करेंगे, पहले तो इसका कॉमन लेंगे और फिर इसमें कॉमन लेंगे। तो इसमें तो 2x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है और x भी दोनों में है। तो जब इसमें 2x कॉमन ले लेंगे, जब आप 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, मतलब मैं एक बार लिख लेता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 6 और बराबर 0। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, x भी कॉमन है, तो ये मिलेगा x प्लस में 2। यहाँ पर आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ये हमें 1 लाने के लिए 4 माइनस 3 लेना था। कितना लेना था, 4 माइनस 3, तो ये 4 माइनस 3 आएगा। तो 4 की x में 4x, x की 3 में तो माइनस का 3x आएगा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है ये। तो जब आप यहाँ कॉमन लेंगे, तो अब आप यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 3x से माइनस का 6 है ये, तो माइनस का 3x और माइनस का 6। तो जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको x, और क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस और ये प्लस में होना चाहिए, तभी ये माइनस में बनेगा। और 3 दूनी 6 बराबर 0, क्योंकि माइनस 3 की उड़ा जब आप ब्रैकेट में करें तो यही मिलना चाहिए, माइनस प्लस माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट बराबर है, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही हुआ है। पहला ब्रैकेट बनेगा x प्लस 2 जो कि इन दोनों से लिखा गया है, दूसरा ब्रैकेट है 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर अब जब आप इसको आगे हल करेंगे तो इनको बराबर 0 रखिए, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखिए और 2x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रखिए। तो यहाँ से तो x का मान माइनस का 2 मिलेगा। जब आप 2x बराबर माइनस 3 को प्लस में ले जाएंगे उधर, और क्योंकि x का मान तो ये माइनस 2 ही रहेगा, और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ गुणा में इसके बटे में आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ही मूल हैं हमारे जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आया हुआ है, आप लिखेंगे अतः x का जो मान आया है, x का मान -2 और 3/2 द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण कौन सा, यही जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के 2 मूल हैं। 2 मूल क्यों हैं, क्योंकि ये पहला और ये दूसरा, 2 ही मूल तो हैं। तो आप 2 मूल लिखिए या मूल हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट इस प्रकार से सॉल्व होना था, जो कि आपके सामने मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। थर्ड पॉइंट को √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2 और बराबर 0, इसको हल करेंगे अब हम। तो रूट में 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर किसके है, 0 के। ठीक है, तो पहले तो x इनके बीच में भी क्या रहेगा, गुणा का निशान। x स्क्वायर के साथ में जो इसकी गुणा लास्ट में करिए, तो √2 की गुणा 5√2 में करना है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे होगा ये गुणा और क्या मिलेगा। जब √2 की गुणा 5√2 में करेंगे तो यहाँ पर 1 है, 5 गुणा 1 में करेंगे 5 गुणा √2 के √2 में करिए 4, 5 गुणा √4 का जो है 2 बाहर निकलेगा यानी कि 10 मिलेगा।
तो दोनों का गुणनफल 10 आया। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, या फिर 10 गुणा 1 लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 लिख सकते हैं। ये इसके फैक्टराइज आएंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो √2x² प्लस x, 7 की जगह ब्रैकेट क्योंकि 7 लाना है, और ये 5√2 बराबर 0। यहाँ पर किस पेयर को रखने पर हमें ये 7 मिलेगा, तो आप 5 और 2 रख सकते हैं या 2 और 5 दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके लिए सही है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 + 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 + 2 लेते हैं या 2 + 5 लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, दोनों में से किसी को भी अगर आप जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, जिसको लेके आपको करना है कर सकते हैं। तो ये रहेगा √2x² प्लस x की पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो ये 2x, और ये प्लस का यहाँ पर x की 5 में करेंगे 5x प्लस का 5√2 बराबर 0। यहाँ कॉमन लेते हैं और यहाँ कॉमन लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आप क्या कॉमन लेंगे, समझिए ध्यान से। अगर आप यहाँ से क्या कॉमन ले लें, अगर आप यहाँ से √2 कॉमन ले लें, साथ में x भी दोनों में है। मैंने यहाँ से जब यहाँ से √2 और x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि √2 बाहर है, x की पावर 1 बाहर है, तो x मिलेगा। प्लस जब यहाँ पर √2 बाहर है, √2 यहाँ पर बाहर है और ये x भी बाहर है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, केवल √2 मिलेगा। क्योंकि जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। प्लस अब आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा x प्लस √2 बराबर 0। तो पहला जो ब्रैकेट बनेगा, ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब फैक्टराइज सही हुआ है। तो पहला ब्रैकेट है x प्लस √2, दूसरा ब्रैकेट है √2x और प्लस का 5, यानी कि पहला ब्रैकेट इन दोनों से आप एक बार लिखेंगे और इसको आप यहाँ लिखेंगे बराबर 0। अब आप इसको भी बराबर 0 रखिए, इसको बराबर 0 रखिए और x का मान निकालिए। तो पहले x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x प्लस √2 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो बराबर 0, और फिर √2x प्लस 5 को भी रखेंगे तो √2x प्लस का 5, इसको भी बराबर 0 रखना है। तो यहाँ से x का मान मिलेगा माइनस का √2, और पहले तो √2x बराबर 5 इधर माइनस में जाएगा, और जब x का मान मिलेगा तो -5 और √2 इसके बटे में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि अतः x का मान माइनस का √2 और ये जो x का मान आया है -5 बटे √2। यहाँ पर हर का परिमेयकरण नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे -5 बटे √2 है तो इसको हम -5 बटे √2 पे ही छोड़ रहे हैं। इसका आंसर अगर हम √2 का परिमेयकरण कर देंगे तो भी हो जाएगा। पहले मुझे आंसर देखना पड़ेगा कि उसने परिमेयकरण करा है कि नहीं। तो मैं आंसर एक बार देख लेता हूँ। 4.2 में हर का परिमेयकरण किया गया है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है -5 बटे √2, नहीं, हर का परिमेयकरण नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से x का मान √2 और x का मान -5 बटे √2। द्विघात समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण था ये था √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5 √2
बराबर 0 के मूल हैं। क्या है ये? मूल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना था। बस ये कॉमन पे आप फोकस कीजिए। ये कॉमन कुछ इस प्रकार से लेना है ताकि हल करने पर आपको यही मिले। जैसे कि अगर मैं √2x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करूंगा तो मुझे यही मिलेगा। आप भी करके देखेंगे तो आपको भी यही मिलेगा। 5 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। √2x की गुणा मैं पूरे ब्रैकेट में करके दिखाता हूँ। √2x की गुणा मैं किस में करूँगा? मैं करूँगा x प्लस √2 में, x प्लस √2 में। तो देखिए इस किस में करते हैं तो √2 x की x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस √2x की √2 में करिए तो 2 दूनी 4 √4 x। तो ये रहा √2x स्क्वायर प्लस 4 का 2 बाहर आएगा, x भी है साथ में। तो यही तो हमें चाहिए था। देखिए √2x स्क्वायर प्लस में 2x मिल गया। तो मतलब कॉमन हमें कुछ इस प्रकार से लेना होता है कि जो भी कॉमन लें साथ में आपको वही मिलना चाहिए। अगर आप √2x के अलावा कुछ और कॉमन लेंगे तो कभी भी आप इसका कॉमन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये संख्याएं थोड़ा रूट में हैं, तो इसलिए रूट की भी संख्या को आपको कॉमन लेना पड़ सकता है। फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, समझिए चीज़ों को, तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 3rd पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 4th पॉइंट के ऊपर। 4th पॉइंट हमें जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। 4th पॉइंट को 4th पॉइंट हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 और बराबर है 0 के। ये हमें दिया हुआ है 4th पॉइंट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये 4th पॉइंट हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। तो बटे में 8 है, 8 की गुणा आप पूरे समीकरण में कर दीजिए। तो 8 की जब इसमें करेंगे तो 8 गुणा में 2x स्क्वायर माइनस 8 की गुणा इसमें भी करना है प्लस 1/8 में भी 8 की गुणा करना है, 0 में भी 8 की गुणा करना है। तो मैंने क्या किया है 8 की गुणा पूरे समीकरण में कर दिया, क्योंकि बटे में कितना था 8, ताकि मैं इसको आसानी से हल कर पाऊँ। क्योंकि अभी मैं इसको हल आसानी से नहीं कर सकता, लेकिन जब ये 8 से गुणा हो जाएगा तो 8 यहाँ से हट जाएगा और 8 के हटने के बाद ये आसानी से हल हो जाएगा। तो अब आप इसको आगे करिए। तो 8 की 2x में करेंगे तो कितना मिलेगा, यहीं पर कर दें, 8 दूनी 16x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 8 की x में करेंगे 8x मिलेगा। यहाँ पर 8 से 8 कट के ये मिलेगा प्लस का 1 और बराबर 0 की 8 में करेंगे 0। तो ये है वो समीकरण जिसको हल करके आप मूलों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हल करते हैं। तो ये है आपके पास 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। तो x स्क्वायर के साथ में 16 है, 16 की गुणा 1 में करेंगे तो ये रहा 16। तो इसको तो बहुत सारी संख्याएं हैं जो आपको 16 मिल जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। 16 गुणा 1 भी है, 1 गुणा 16 भी है, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं आपके पास, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको हल करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8 की जगह x तो रहेगा ही, लेकिन 8 की जगह ब्रैकेट रहेगा प्लस का 1 बराबर 0। कौन सा पेयर है जिसको प्लस करने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, प्लस करने पर 8 मिलेगा, तो 4 + 4 है, क्योंकि 4 और 4 को जोड़िए 8 मिलेगा, और गुणा करने पर ये 16 मिलेगा, इसका मतलब सही है। तो 16x स्क्वायर माइनस x गुणा पूरे ब्रैकेट में करिए 4x माइनस प्लस माइनस फिर 4 की x में करिए 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में मिलेगा 4x और ये माइनस का निशान है तो माइनस का रहेगा और ये 1। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लीजिए। तो जब माइनस का बाहर है तो अंदर प्लस में ही मिलेगा, यानी कि 4x, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस तभी ये प्लस बनेगा, बराबर 0। जब 1 कॉमन लेते हैं तो आपका जो एज इट इज अंदर आ जाता है, बस चिन्ह बदल जाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 1 सही है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही हुआ है।
तो पहला ब्रैकेट है 4x माइनस 1, यानी कि दोनों को आप एक बार लिखेंगे, और दूसरा ब्रैकेट 4x माइनस 1 से आप बनाएंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों को बराबर 0 रखिए, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे हैं तो हमें आंसर भी एक जैसे मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे हैं। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर 1 यहाँ पर प्लस में चला गया, 4x बराबर 1 प्लस में चला गया। यहाँ से x का मान 4 यहाँ गुणा में है तो बटे में 4, x बराबर 1, 4 यहाँ गुणा में है तो बटे में 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि अतः जो x का मान 1/4 आया है और दूसरा जो x का मान 1/4 आया है, ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्या है ये? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सा? यही 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 के मूल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4th पॉइंट हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से करना है। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट और है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर देगा, तो मैं 5th पॉइंट भी इसी में ही सॉल्व कर दे रहा हूं। 5th पॉइंट हमारे पास है 100x स्क्वायर माइनस का 20x और ये प्लस का 1 बराबर है 0 के। ठीक है, तो x स्क्वायर 100 है, 100 की गुणा आप 1 में करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर के साथ में 100 है, 100 की गुणा 1 में करेंगे 100, तो 100 के गुणनखंड में आप बहुत सारी संख्याएं देख सकते हैं, तो आप 10 गुणा 10 भी देख पाएंगे, फिर 20 गुणा 5 भी देख पाएंगे, 5 गुणा 20 भी हो सकता है, 100 गुणा 1 हो सकता है, या 1 गुणा 100 हो सकता है। तो इसके फैक्टराइजेशन है, तो जब आप इसको लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस और ये x और ये 20 की जगह ब्रैकेट और ये प्लस का 1 बराबर 0। हमें पेयर को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? 20। 10 और 10 को जोड़िए तो 20 मिलेगा ना। तो अब आप इसको हल कर लीजिए। 100x स्क्वायर, ये x की पूरे ब्रैकेट में गुणा, तो 10x माइनस प्लस माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ से तो आप 10x कॉमन ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 10x मिलेगा और माइनस का यहाँ पर 1, और फिर आप यहाँ पर 1 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1 कॉमन लेंगे आप, तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको 10x, और ये प्लस में तब आएगा जब ये माइनस में रहेगा, बराबर 0। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो सेम आ गया है, ये दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही है। तो पहला ब्रैकेट बना 10x माइनस 1, दूसरा बनेगा 10x माइनस 1, दोनों ही एक जैसे बनेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट 10x माइनस 1 बनेगा। पहला बना कौन सा? पहला बना इन दोनों ब्रैकेटों को एक बार लिखने से, यानी कि 10x माइनस 1, दूसरा 10x माइनस 1 और बराबर 0। तो इन दोनों को ही बराबर 0 करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो 10x बराबर माइनस 1 प्लस में जाएगा, इसको भी हल करते हैं तो माइनस 1 प्लस में जाएगा, x का मान मिलेगा 1/10, यहाँ से भी x का मान मिलेगा 1/10। तो आप कह सकते हैं कि जो x का मान आया है 1/10 और फिर जो दूसरा मान आया है 1/10, यही द्विघात समीकरण के क्या है? मूल हैं। द्विघात समीकरण कौन सा? 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0 के दो मूल हैं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 4.2 के लिए जो गुणनखंड विधि थी वो मैंने समझाया है आपको, और आपको यहाँ पर गुणनखंड करना ऑलरेडी पहले से ही आना चाहिए। मैंने एक्सरसाइज 2.2 में उस मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप द्विघात बहुपद को या द्विघात बहुपद अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो द्विघात समीकरण को आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस वही है। ठीक है, क्योंकि 2.2 एक्सरसाइज में बहुपद वाला जो चैप्टर था इस बुक में,
तो वहां पर आपने द्विघात जो बहुपद को हल करना सीखा था वो गुणनखंड विधि से किया था, और वहां पर आपने शून्य ज्ञात किया था। यहाँ पर मूल ज्ञात कर रहे हैं और दोनों एक ही है, मेथड वही रहेगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो ये आपके समझ में आएगा। और मैंने एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाते रहें और अपलोड करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपको इस प्रकार से पढ़ाने में। जल्द ही हम अपने अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।